नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल नरपति नालय कृत बीसल देव के बारे में अध्ययन करेंगे। बीसल देव रास जो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा की महत्वपूर्ण रचना है, इसे बीसल देव रासो भी कुछ इतिहास ग्रंथों में नामोल्लेख किया जाता है। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है नरपति नालय। ये जो रचनाकार हैं ये हेमराज के पुत्र नालय व नरदेव थे, उस नाम से हैं। बाद में इनका नाम नरपति नालय हो गया। यह आदिकालीन वीर काव्य धारा की रचना लंबे वर्षों तक मानी जाती रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा और उस इतिहास ग्रंथ में जो 12 रचनाएं उन्होंने प्रामाणिकता के साथ में सिद्ध करके मानी और उन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया। उस आधार पर इस रचना को भी उन 12 रचनाओं में शामिल किया गया। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने, अनेक इतिहास लेखकों ने यह सिद्ध किया कि इस जो समय सीमा है, कालखंड है, इसको वीरगाथा काल नहीं कहा जा सकता। इसका नाम आदिकाल, सिद्ध सामंत काल या अपभ्रंश काल या अनेक चारण काल, अनेक नाम दिए गए, जिसमें एक नाम आदिकाल आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा बताया हुआ, उस नाम पर सभी विद्वानों में मतैक्य हुआ और वो नाम स्वीकार किया गया। ठीक उसी तरह से रासो जिस रचना के पीछे लिखा हुआ है, सामान्यतः वो रचना वीर रस से परिपूर्ण है या वीर गाथिक शैली में लिखी गई रचना है। इस रचना के सामने ये संकट है कि इस रचना का जो नायक है वो तो क्षत्रिय है, राजा है, परंतु इसकी जो कथा है वो वीरता से परिपूर्ण न होकर श्रृंगार से परिपूर्ण है और गेयता इस रचना का मूल भाव है। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि यह रासो काव्य धारा की रचना न होकर रास काव्य परंपरा की रचना रही है। और ये जो रास काव्य परंपरा है, यह जैन कवियों द्वारा जो रास लिखे गए थे श्रृंगार में, उसकी ये रचना ठहर सकती है। पर चूँकि इसका जो नायक है वो राजा है और कहीं कहीं वो जो राजसी भाव हो सकते हैं या उनके गुणग्राहिकता इसमें हो सकती है, वो इसमें है, इसलिए हम उधर भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं। इस काव्य में अजमेर के राजा बीसल देव चौहान थे। उस समय सांभर मुख्य केंद्र हुआ करता था राज का। अजमेर थोड़ा सा बाद में बना। तो सांभर के राजा थे बीसल देव, जिसका दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ भी था। और धारा नगरी के राजा भोज परमार थे और उनकी पुत्री का नाम था राजमती। तो राजमती और बीसल देव जो राजा है उसका इसमें वर्णन है, या यूँ कहें कि उन दोनों की प्रेम कथा इसमें शामिल है। तो ये जो रचना है ये एक तरह से प्रेमाख्यान हो गया। श्रृंगार काव्य यानी प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा हमारी भक्ति काल में एक तरह से आती है, लेकिन उसके जो आरंभिक संकेत नल दमन कथा और आदि से हमें मिलते हैं, तो उसी श्रेणी में बीसल देव रास को भी हम रख सकते हैं। राजा भोज थे
जिसकी बेटी का नाम राजमती था, उसने अपने पंडित और जो उस समय के सभासद ये थे, उन्होंने राजमती के विवाह के लिए लगन सुपारी आदि जो भेजते हैं वो भेजी और बीसल देव से उनका विवाह किया जाना था। बीसल देव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसका विवाह राजमती के साथ में उल्लासपूर्वक, आनंदपूर्वक और प्रेम पूर्वक वो संपन्न शांति से निर्विघ्न हुआ। एक दिन ऐसे ही जब बीसल देव विग्रहराज चतुर थे, वो बैठे थे और राजमती के समक्ष उन्होंने अपनी जो सांभर राज है उसकी समृद्धि, उसकी प्रसिद्धि की तारीफ करने लगे। तो राजमती ने अनायास ही उसके मुख से निकला कि आपके राज से बड़ा तो राज उड़ीसा के राजा के पास है, जहाँ हीरों की खान है। आपके राज्य में तो ये जो नमक वगैरह है, ये नमक पैदा होता है और मूलतः सांभर जो है आज भी नमक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो और विग्रहराज यानी बीसल देव थे, वो वहीं के राजा थे। तो उन्होंने तारीफ करना किया तो राजमती ने उसको बिल्कुल एकदम पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि भाई सुनती ही चली गई हो, उन्होंने प्रतिकार किया और प्रतिकार स्वरूप कहा कि इतना ज़्यादा गर्व और घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी तारीफ आप अपने राज्य की कर रहे हैं वो इतना नहीं है। तुमसे बड़ा राज्य तो और तुमसे ज़्यादा वैभवशाली और तारीफ करने के योग्य तो उड़ीसा है, जिसके राजा के पास हीरों की खान है। तो राजमती ने उड़ीसा में हीरों की खानों के बारे में बताया और उसने जानकारी कौन सी दी, पूर्व जन्म के आधार पर दी कि भाई पूर्व जन्म में मेरा ऐसा था और मैं उड़ीसा में थी, और वहाँ सारी वो बातें बताई। अब बीसल देव थे वो एक खिन्न रहने लगे, अप्रसन्न रहने लगे, अनमने रहने लगे और उन्होंने एक दिन उड़ीसा जाने की बात ठान ली और वो उड़ीसा जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो राजमती ने और उनकी बीसल देव की भाभी ने बहुत प्रयास किया कि मत जाइए, परंतु वो रवाना हो जाते हैं। उसके बाद में एक महिला की जो सामान्य स्थिति हो सकती है, दशा हो सकती है, वो हम सब समझ सकते हैं कि बिना पति के प्रेमी के उस महिला की स्थिति, और वो भी मध्यकाल में हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो राजमती का जो विरह है वो यहाँ पर उभर कर आता है और वो व्याकुल हो जाती है, विलाप करने लगती है। इस प्रसंग को, जो ये प्रसंग यहाँ से वहाँ वो जाने का है और राजमती व्याकुल होकर विलाप करने लगती है, उसकी जो पीड़ा है उसका यहाँ पर नरपति नाले ने बहुत ही मार्मिक तरीके से इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। और इस पीड़ा में उनका विरह भी है और साथ में जो ऋतु है, प्रकृति है, तो महीनों के 12 महीनों का वर्णन यहाँ पर है। यह एक तरह से हिंदी काव्य परंपरा में पहला इतिहास ग्रंथ है, पहला एक ऐसा ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है जिसमें 12 मासा शैली का वर्णन मिलता है। तो यह भी एक तथ्यात्मक सवाल हो सकता है और है कि हिंदी का ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें पहली बार 12 मासा वर्णन किया है। 12 मासा वर्णन वो होता है कि हमारे जो 12 महीने होते हैं और 12 महीने में अलग अलग प्रकृति का जो स्वरूप बदलता है और मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं, उनका चित्रण करना, वर्णन करना, अभिव्यक्त करना उनको। और यहाँ पर इस काव्य में ये 12 मासा वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये रचना 2-3 चीज़ें इस रचना के साथ में जुड़ी है कि 12 मासा वर्णन भी है, ये रचना गेय भी है, इसको गा भी हम सकते हैं, और ये रचना विरह काव्य है। और विरह क्यों है? विरह यहाँ पर राजमती का है। इसी विरह में 11 वर्ष व्यतीत हो गए, तब रानी ने राजा के पास संदेश भाग भेजा। तब बीसल देव अजमेर लौटा और राजमती से उसका मिलन हुआ। यानी 11 वर्ष तक राजमती और बीसल देव
जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, वो दोनों अलग रहते हैं और हम समझ सकते हैं उनकी पीड़ा को कि राजमती ने उस पीड़ा को कैसे सहन किया है और उसकी राजमती की जो पीड़ा थी, उसका जो विरह था, उस विरह को कवि ने किस तरह से अभिव्यक्त किया है, यह काबिल तारीफ़ है। इस रूप में हम कवि की प्रशंसा करेंगे और उनकी शैली के हम मुरीद होंगे। इस कथा में यह तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कथा प्रेमाख्यान है, वीर काव्य है, गेय काव्य है और बारहमासा शैली में इसका प्रयोग किया गया है। नरपति नाले के विषय में पहली बार जब जानकारी महवा महोपाध्याय विनय सागर जी देते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि इस तरह से रचनाकार हैं जिन्होंने बीसल देव के नाम से कोई रचना की सृजना की है, तो उसके बाद ये रचना सामने आती है और डिंगल इसमें शैली में लिखी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की एक प्रेम कथा है, प्रेमाख्यान है, गेय छंद में लिखी गई है, गेय भाव में ये रचना हमारे सामने है। तो ये बीसल देव और नरपति नालय के बारे में हम बता रहे थे। इस रचना के बारे में, बीसल देव रासो के बारे में हम एक अलग अध्याय रखेंगे, उस पर हम विस्तार से आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करेंगे। अभी तो हम जो ये आपके 10-12 जो छंद लगाए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो उससे संबंधित हम कवि और जो रचना है उस पर चर्चा कर रहे थे। अगले उसमें हम आपके सामने इस पूरी रचना को लेकर हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। धन्यवाद।